हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 10 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब पूरा टॉपिक आपका कवर किया जाएगा और बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और हर क्वेश्चन जो है आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से भी बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे लगेगा कि जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज जो है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है, या विश्व मानवाधिकार दिवस जो भी कह लीजिए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए, मानवाधिकार क्या होता है? मानव का अधिकार जिसे कहते हैं। मानवाधिकार ये है, उसको सामान्य रूप से जो है जीवन जीने दिया जाए, उसको जो है बढ़िया जो है स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ वायु मिले, उसके बाद उसको जो है समाज में रहने का अधिकार मिले। ये नहीं कि उसको जो है गुलाम बना कर रखा जाएगा। तो उसको जो है, अगर ये सब बेसिक आवश्यकताएं उसकी जो है नहीं मिल रही उसको, तो उसके मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। तो उसी को कहा जाता है मानवाधिकार। उसको जीने का जो है सामान्य रूप से जीवन जीने का जो अधिकार होता है, तो वो मानवाधिकार होता है। तो देखिएगा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। इसको कभी जब आपका पॉलिटिकल लेक्चर लूंगा, अगले महीने से लूंगा जनवरी से, तब मैं वहां आपको जो है बढ़िया से बताऊंगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में इसको सार्वभौमिक सार्वभौमिक घोषणा पत्र को जो है अपनाया गया था मानवाधिकारों का। और ये 10 दिसंबर 1950 से जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है यह दिवस मनाया जाता है। तो इसी के याद में जो है ये घोषणा पत्र जो अपनाया गया था, उसी के याद में जो है इसको मनाया जाता है। यानी विश्व लेवल पे मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये देखिए, इस वर्ष का थीम है, काफी इंपॉर्टेंट है, आवर राइट्स आवर फ्यूचर्स राइट नाउ। यानी हमारा अधिकार हमारा भविष्य, राइट नाउ मतलब अभी। तो ये आपका थीम है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। तो विकल्प में देखिएगा, संजय मल्होत्रा, एम राजेश्वर राव, टीबी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन। तो सही उत्तर आपका रहेगा संजय मल्होत्रा को आरबीआई का 26वां गवर्नर के रूप में जो है नियुक्त कर दिया गया है। सरकार द्वारा जो है, उसके अपॉइंटमेंट कमेटी द्वारा जो है नियुक्त कर दिया गया है इनको। तो ये संजय मल्होत्रा को याद करिए रहेगा। ये जो है राजस्व सचिव पर इस पद पर भी तो कार्यरत थे। तो अब इनको जो है आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये देखिएगा, ये तीनों जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। तो आपको पता होगा 4 गवर्नर डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं आरबीआई के, 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। तो इसमें से 3 जो है ये डिप्टी गवर्नर हैं। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन, जो इसके बारे में डिटेल देखिएगा। संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के 26वें गवर्नर बनेंगे और ये शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। आपको पता होगा शक्तिकांत दास जो है अभी वर्तमान में जो है वो थे, इनका स्थान लेंगे। मल्होत्रा जो है 11 दिसंबर को, यानी कल, आज 10 दिसंबर है, कल ये जो है 3 वर्षों के लिए अपना पदभार संभालेंगे। तो याद रखना है 3 वर्ष के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता ही है गवर्नर का। अगर वो समय आवश्यकता पड़ेगी तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखना है। ये अभी वित्त मंत्रालय में जो है राजस्व सचिव थे, अभी आपको बता दिए रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। और संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के जो है आईएएस अधिकारी हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसके बारे में आपको देखिएगा, ये इनका इमेज है, ये संजय मल्होत्रा का। ये देखिएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ में जो है इनका फोटो है। इनके मंत्रालय में ही काम कर रहे थे, तो देखिएगा इनके साथ ये फोटो है। अब हम आपको आरबीआई के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो आरबीआई की स्थापना जो होता है, आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। इसकी स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ? ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। बाद में इसको जो है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। वर्तमान में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका टर्म जो होता है, इसके जो ये गवर्नर होते हैं उनका 3 वर्ष होता है। समय पड़ने पर जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, आपको बता ही दिए। और इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये भी आपको बता दिया गया। और ये जो है पहला गवर्नर जो थे, पहला आरबीआई के पहले गवर्नर, तो सर सीडी देशमुख तो अपने पहले इंडियन थे। तो ये भी याद रखना है, सीडी देशमुख पहले थे। और जो है सर ओसबोर्न स्मिथ है, ओसबोर्न स्मिथ जो है ये पहले जो है गवर्नर थे। तो ये अंग्रेज थे, सर ओसबोर्न स्मिथ। और सीडी देशमुख जो है पहले भारतीय थे। तो जब देश आजाद हुआ था तो देशमुख, देखिएगा सॉरी यहाँ सर देशमुख जो है ये
भारतीय थे। तो ये चीजें आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको आप पता होगा कि सभी नोटों पर जो है, सॉरी सभी नोटों पे नहीं, मतलब एक के और दो के नोट को छोड़ करके सबके नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर का जो है सिग्नेचर होता है, और सिक्कों को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एयर हेल्प द्वारा जारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस की रैंकिंग जारी की गई है 2024 में। तो उस रैंकिंग में जो है पहला स्थान किस एयरलाइन को मिला है? तो आपका एयर हेल्प द्वारा जो जारी किया गया रैंकिंग है उसमें पहला स्थान जो है किसे मिला है? तो ब्रुसेल्स एयरलाइन को जो है पहला स्थान मिला है, यानी सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एयरलाइंस का खिताब किसे मिला है? तो आपको याद रखना ब्रुसेल्स को मिला है। दूसरे स्थान पे आपका जो है कतर है। तो सेकंड प्लेस पे कौन है? कतर एयरलाइन है। और थर्ड पे जो है यूनाइटेड एयरलाइंस है, थर्ड पे है। और ये एयर इंडिया जो है ये 61 है, जो अपने देश का एयरलाइन है, 61वें स्थान पे है। तो याद रखना, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। तो ब्रुसेल्स एयरलाइंस को जो है बेस्ट एयरलाइन का दर्जा दिया गया है। सेकंड पे कतर है, थर्ड पे यूनाइटेड एयरलाइंस है। और अपने देश का जो पहला रैंकिंग पाया है एयर इंडिया, वो 61वें, मतलब पहला स्थान, मतलब अपने देश का जो सर्वश्रेष्ठ है तो वो 61वें स्थान पे एयर इंडिया का है। और 103वें स्थान पे इंडिगो एयरलाइन का जो काफी जो है खराब स्थिति है, ये जान लीजिए, क्योंकि जो है टोटल 109 एयरलाइंस को इसमें शामिल किया गया था, 109 में से 103वां स्थान इंडिगो का है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका जो है ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है और करंट का क्वेश्चन तो है ही है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय रबर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल रबर कॉन्फ्रेंस है जिसे कहते हैं, 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विकल्प में है कोच्चि, जकार्ता, बेंगलुरु, हनोई। सही उत्तर आपका रहेगा केरल के जो है कोच्चि में इसको आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय रबर कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ हुआ? तो कोच्चि में हुआ। तो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है। जो इंटरनेशनल लेवल पे रबर के क्षेत्र में जो अपना योगदान देने वाले लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं, और इसके बारे में कैसे रबर को पूरे दुनिया में जो बढ़ाया जा सके रबर की खेती को, तो उसको जो है उसके बारे में चर्चा होती है। तो याद रखना है ये कहाँ हुआ? कोच्चि में हुआ। तो अब इसके बारे में थोड़ा कॉन्फ्रेंस के बारे में जान लीजिए, और रबर उद्योग में कौन कौन सा देश अग्रणी है, कौन सा राज्य अग्रणी है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, कोच्चि में इसका आयोजन हुआ। अंतरराष्ट्रीय रबर सम्मेलन जो है, रबर कान जिसे कहते हैं, 2024 का आयोजन केरल के कोच्चि में हुआ है, ये तो बता ही दिए। इसका आयोजन कौन करता है? तो इंडिया रबर इंस्टीट्यूट जो है वो करता है, और इंटरनेशनल रबर कॉन्फ्रेंस संगठन जो है इस दोनों के द्वारा जो है मिलकर इसको आयोजित किया जाता है। तो इंडिया रबर इंस्टीट्यूट याद रखना है, और ये दोनों इंटरनेशनल रबर कॉन्फ्रेंस संगठन द्वारा। थीम इस वर्ष का है सस्टेनेबल लिखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द रबर इंडस्ट्री चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। इस थीम के तहत जो है इसको आयोजित किया गया है। तो याद रखना है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रबर इंडस्ट्री चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये इस थीम के तहत इसको याद किया, मतलब मनाया गया है। तो बहुत हमको नहीं लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिएगा, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका गठन कब हुआ था? तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी देखिएगा इसके बारे में, हाँ देखिएगा ये, हाँ आपके बारे में डिटेल। तो ये रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में देखिए, यह एक सांविधिक निकाय है, स्टेचुटरी बॉडी है, क्योंकि 1947 में जो है रबर एक्ट आया था, उसके तहत इसको जो है स्थापित किया गया था। 1947 में आपको बता दिया गया, स्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका केरल की कोट्टायम में है। क्वेश्चन एक नहीं कईयों बार पूछा गया है, रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो कोट्टायम, केरल के कोट्टायम में है। क्यों है केरल के कोट्टायम में? तो याद करने का तरीका है कि रबर जो केरल जो है सबसे अधिक, अपने राज्य में देखेंगे तो केरल सबसे अधिक जो है रबर का उत्पादन करता है। कितना? लगभग 75%, 75% रबर जो है अकेले केरल उत्पादित करता है। त्रिपुरा का देखेंगे वैसे दूसरे स्थान पे कर्नाटक है, असम है, तमिलनाडु, ये सब जो है राज्य है शीर्ष उत्पादक है। लेकिन केरला को, त्रिपुरा को याद रखिएगा, कर्नाटक को, ये जो है 1, 2, 3 राज्य है, मतलब शीर्ष उत्पादक है। और शीर्ष रबर उत्पादक देश देखेंगे तो थाईलैंड में जो है, थाईलैंड में लगभग 32% जो है इसका उत्पादन होता है रबर का। तो ये जो है इंडोनेशिया में सेकंड पे है, चीन में थर्ड पे है। तो देखिएगा थोड़ा सा विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो है इसका उत्पादन ज्यादा होता है, जहां संवहनीय वर्षा होती है, मतलब वर्षा थोड़ा ज्यादा होती है। तो रबर की खेती के लिए जो विषुवत रेखा होता है, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, उसके आसपास वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन जो है ज्यादा होता है, अपेक्षाकृत हम कह रहे हैं।
तो केरल भी थोड़ा सा मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्र में पड़ जाता है, वर्षा वाले क्षेत्र में पड़ जाता है, तो वहां जो है ज्यादा होता है। इसलिए अब याद करने का तरीका है, केरल में ज्यादा होता है, इसलिए केरल के कोट्टायम में इसका हेडक्वार्टर बना के दिया गया। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो ये केरल का मैप है, आप देख लीजिएगा। और थाईलैंड का ये मैप है, जो थाईलैंड मतलब जो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है रबर का, तो ये देखिएगा थाईलैंड यहाँ है आपका। दोस्त अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक जो है इसको जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने जो है दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह यानी सेल्फ प्रोपेल्ड सैटेलाइट को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है या प्रक्षेपित किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? सही उत्तर आपका रहेगा चीन ने जो है इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो याद रखना है, देखिएगा इसका नाम है, दो सैटेलाइट लॉन्च किया है इसके। तो ये गाओ जिंग 203 और गाओ जिंग 204, तो इस नाम से इसको लॉन्च किया गया है। व्हीकल्स इसका जो है लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट, तो इस रॉकेट से इसको जो है लॉन्च किया गया। तो दुनिया का पहला है, यानी ये अंतरिक्ष में जाएगा, तो इसका जो है अंतरिक्ष में जाएगा तो इसको जो है रेगुलेट नहीं करना पड़ेगा जब यहाँ मतलब लैंड से, भूमि से, धरती से, ये अपने आप से जो है ऑपरेट होगा। तो ये चीज जो है पहली बार ऐसा किया गया, तो चीन ने ऐसा किया है। नाम भी याद रखना है, गाओजिंग और गाओजिंग 203 और गाओजिंग 204। तो ये जो है देखिएगा चाइना है, चीन का मैप है, और यह बीजिंग इसकी राजधानी है, आपको पता ही होगा। आपको ये बताना है कि एससीओ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसे संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, तो आपको बताना है। तो बीजिंग में इसका जो है, बीजिंग इसकी राजधानी है। देखिएगा इधर जो है टकला मकान डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, और ये सब जो है ये आपको मतलब इसका लोकेशन देख लीजिएगा, हिमालय वाले क्षेत्र में, तिब्बत वाले क्षेत्र में है। और इसके आसपास जो है यहाँ LOC है, तो ये आपको याद रखना है सब। इसके आसपास जो है महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसको आपको ध्यान रखना। तो ये देखिएगा कर्क रेखा यहां से होके गुजरेगी चीन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है एयरलाइन नहीं, सॉरी, दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, देखिए विकल्प में है उपग्रह है, दूरबीन है, ड्रोन है, रोबोट है। तो क्या है आपका? तो ये ड्रोन है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है यह ड्रोन है। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया, भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। नौसेना द्वारा नहीं किया गया है, भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है, अडानी द्वारा, जो है अडानी एयरलाइंस द्वारा, अडानी डिफेंस द्वारा। तो देखिएगा ये एक ड्रोन है जो अडानी डिफेंस द्वारा, जो हैदराबाद में स्थित है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक ड्रोन है। और ये देखिएगा ये जो इसका ये क्या नाम है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर को जो पहला है वो दिया गया था, ये दूसरा जो है भेंट किया गया है भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को कहिए तो ज्यादा सही रहेगा। इसकी विशेषता क्या है? ये 36 घंटे लगातार उड़ सकता है। 36 घंटे तक लगातार एक बार उड़ा दीजिए, ये अपना निगरानी करता रहेगा। ये निगरानी के लिए बनाया गया है। और 450 किलोग्राम भार जो है लेकर के ये उड़ सकता है। और जो है 24/7 मतलब कोई भी एनी टाइम एनी मौसम जो है, रात दिन कभी भी कह दीजिए, तो ये अपना जो है निगरानी कर सकता है, मतलब उड़ सकता है, काम कर सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण इसका मतलब विशेषताएं हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि ये जो है 30,000 फीट ऊंचाई तक भी उड़ सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर देखिएगा ड्रोन को भारतीय नौसेना के समुद्री अभियानों में शामिल किया जाएगा। और यह ड्रोन जो है नौसेना को विशाल समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए जो है मदद करेगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से जो है डिजाइन किया गया है अडानी डिफेंस द्वारा, जो हैदराबाद में है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये देखिएगा इसका ये इंडिजिनस है, पूर्ण रूप से जो है लगभग भारत द्वारा बनाया गया। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर अनमेन्ड एरियल व्हीकल, मतलब इसको बिना मानव द्वारा जो है संचालित किया जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन जो है, किस मंत्रालय द्वारा जो है नैनो बबल टेक्नोलॉजी जो है लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो विकल्प में है पर्यावरण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो सही उत्तर आपका रहेगा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो देखिएगा ये पर्यावरण जो उप राज्य मंत्री है, पर्यावरण राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह, क्योंकि पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव है, आप जानते होंगे भूपेंद्र यादव।
तो इनके जो राज्य मंत्री है इस मंत्रालय के, पर्यावरण मंत्रालय के, वो कीर्तिवर्धन सिंह हैं। उनको जो है नई दिल्ली में जल को साफ करने के लिए वाटर प्यूरिफायर के रूप में जो है नैनो बबल टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है। तो ये वाटर जो है प्यूरिफायर है, ये कह लीजिए जल साफ करने, जैसे झील वगैरह में इसको जो है साफ करने के लिए लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, कौन सा लॉन्च किया है, तो पर्यावरण उप मंत्री है, सॉरी राज्य मंत्री है कीर्तिवर्धन सिंह, उनके द्वारा। अगला देखिएगा, जान महामा जो है, महामा कहिए, महामा जो भी कहिए, किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो सही उत्तर आपका रहेगा विकल्प में देखिएगा तंजानिया, घाना, कंबोडिया, चिली। सही उत्तर आपका रहेगा घाना के जो है यह राष्ट्रपति जान महामा जो है नियुक्त हुए हैं। तो देखिएगा इनका इसका मैप हम आपको दिखा रहे हैं घाना का। ये देखिएगा इसका घाना यहाँ है, ये अटलांटिक ओशन की जो है, अगर ये पूरा अफ्रीका है तो आप देखिएगा कहाँ है ये, तो ये अफ्रीका का ये सहारा वाला पूरा क्षेत्र है। तो सहारा के पश्चिम क्षेत्र में जो है ये कह लीजिए है। तो घाना इसकी राजधानी अक्रा है, अक्रा या आक्रा जो भी कह लीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आपका राजधानी से पूछा जा सकता है। और ये तटीय देश है, देखिएगा तट से सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये देखिएगा इनका इमेज है, ये जो है निर्वाचित हुए है वहां के राष्ट्रपति के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किस देश के जो है विश्व प्रसिद्ध नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च को जो है 5 वर्ष बाद पुनः खोल दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ जो है आग लग गया था, भीषण आग लग गया था। देखिएगा ये है इमेज। तो इसके कारण से जो है इसको बंद कर दिया गया था पिछले 5 साल के पहले, 2019 में लगभग। तो ये किस देश में स्थित है, तो ये फ्रांस में स्थित था। इसको जो है अभी खोल दिया गया है फिर से, तो इसको याद रखना है। तो ये देखिएगा ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, इसलिए क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यह एक चर्च जो है पेरिस में स्थित एक मध्यकालीन कैथोलिक कैथेड्रल चर्च है। और ये 2019 में जो है भारी आग के कारण इसे बहुत क्षति हुई थी, जिसके कारण से इसको बंद कर दिया गया था। और इसे पुनः जो है 7 दिसंबर को जो है इसको खोल दिया गया। तो याद रखना है ये पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये इसका कुछ इमेज है, देखिएगा इस तरह से कुछ है इमेज। ये है देखिएगा कैथेड्रल चर्च है। तो याद रखना है फ्रांस के पेरिस में है, पेरिस यहाँ है। पेरिस आपको याद रखना है, पेरिस का जो है सीन बहुत अच्छा है। सीन मतलब क्या, आपका ऐसे याद कर लीजिए, पेरिस का सीन बहुत अच्छा है। सीन अच्छा होने का मतलब जो है नदी, पेरिस से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो सीन नदी होकर देखिएगा गुजर रही है। तो इस तरह से याद रखना है, पेरिस की सीन जो है बहुत अच्छी है, मतलब सीन नदी वहां की बहुत अच्छी है, पेरिस से होकर गुजरती है। बाकी कल आपको पेरिस के बारे में बताए थे, तो आप आज नहीं बताएंगे ज्यादा डिटेल से। अगला देखिएगा, किस देश से शुरू होकर जो मेकांग गंगा धम्म यात्रा जो है भारत पहुंच गई है। तो किस देश से शुरू हुआ था, सही उत्तर आपका रहेगा थाईलैंड से जो है शुरू होकर, थाईलैंड से। तो वहां से शुरू होकर के ये भारत में पहुंच गया है, तो याद रखना है ये। तो देखिएगा थाईलैंड से ये शुरू हुआ था, 2 दिसंबर 2024 को थाईलैंड से शुरू हुई। और चौथी ये मेकांग गंगा जो है धम्म यात्रा है, जो 6 दिसंबर को जो है भारत पहुंची है, नई दिल्ली पहुंची है। और ये भारत के जो महत्वपूर्ण प्लेस हैं वहां जो है ये अपना जो है जाएगी, जैसे बोध गया हो गया, गुजरात में कई स्थान हो गए जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहां ये जाएगी। तो 2 से 10 दिसंबर तक ये चलेगा। इसमें जो है बौद्ध शिक्षाविद हो गए, पूर्व नौकरशाह हो गए, प्रबुद्ध नौकरशाह हो गए, ये जो है सब शामिल होंगे। तो याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। नेतृत्व इसका कौन कर रहा है, तो बोध गया संस्थान के जो महासचिव हैं डॉक्टर सुपाचाई बिराफूचोंग ने इसको जो है नेतृत्व किया। तो याद रखना है, यात्रा का थीम देखिएगा, मेकांग नदी बेसिन से जो है महान गंगा तक, इस थीम के तहत इसका जो है आयोजित किया गया है। और यह यात्रा पटना, बोध गया, नई दिल्ली, गुजरात जैसे प्रमुख स्थानों को जो है कवर करेगी, आपको बता ही दी है। तो ये देखिएगा थाईलैंड से चली अभी आपको थाईलैंड का फिर से मैप बता दिया है। इसका देखिए नदी के बारे में, तो ये देखिएगा मेकांग जो है नदी है, मेकांग गंगा परियोजना कई बार सुने होंगे। तो मेकांग नदी से ये जो है मेकांग को, यहाँ जो है थाईलैंड की मेकांग नदी और अपने इंडिया की गंगा नदी, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है मेकांग गंगा धम्म यात्रा। तो याद रखना है क्वेश्चन। तो कहाँ से है ये, तो मेकांग ये है, देखिएगा ये कहाँ मिलती है, इसके बारे में आप जो है डिटेल्स जान सकते हैं। थोड़ा सा समय लेक्चर हो गया है, क्योंकि 20 मिनट का लेक्चर का टारगेट रहता है, तो फिर किसी वीडियो में और आपको बता देंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक स्टडी ग्रुप में जरूर इसको शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन।